नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस, दैट इज डिबेंचर्स। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो डिबेंचर्स के बगल में हमें बॉन्ड्स भी लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों सेम होते हैं? डिबेंचर्स और बॉन्ड सेम होते हैं क्या? देखते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले डेफिनेशन वाली जो लाइन है ना वो पढ़नी पड़ेगी। डेफिनेशन ऑफ अ डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। यानी जब हम डिबेंचर्स की बात करते हैं ना तो सिर्फ डिबेंचर्स की हम बात नहीं करते हैं। डिबेंचर्स की बात करते हैं तो सिर्फ डिबेंचर्स की बात हम नहीं करते हैं। हम किन किन चीजों की बात करते हैं? डिबेंचर की बात तो करते ही हैं, बॉन्ड्स को भी उसके अंदर काउंट करते हैं, और साथ में और भी कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है, कैसे इंस्ट्रूमेंट, व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, ठीक है। पहले मैं आपको डिबेंचर्स का मतलब समझा देता हूं, फिर आपको ये लाइन और अच्छे से समझ में आएगी। डिबेंचर का मतलब कुछ नहीं होता है, डिबेंचर एक सर्टिफिकेट या फिर एक स्टेटमेंट होता है जो कंपनी के डेट के बारे में हमें बताता है। अब डेट का मतलब क्या होता है? उधार, बोरोड फंड। तो डिबेंचर क्या हो गया? डिबेंचर सिर्फ एक कागज का टुकड़ा होता है जिसको आप सर्टिफिकेट बोल लो या फिर आप एक स्टेटमेंट बोल लो, जो कंपनी के कॉमन सील में बना होता है। अब कॉमन सील का मतलब क्या होता है कि वहां पे कंपनी का स्टैंप लगा होता है, वो सर्टिफिकेट पे कंपनी का स्टैंप लगा होता है। क्यों लगा होता है स्टैंप? ताकि वो डॉक्यूमेंट ऑफिशियल लगे, वो जो सर्टिफिकेट है वो ऑफिशियल हो जाए, ठीक है। अब वो डॉक्यूमेंट या फिर वो सर्टिफिकेट क्या बताता है? कंपनी के डेट के बारे में बताता है कि कंपनी ने ये XYZ पर्सन से इतना डेट या फिर इतना बोरो किया है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये स्टेटमेंट में या फिर ये बोरोड फंड जो है इसमें हम कोई चार्ज देते हैं, यानी हम कोई असेट मॉर्गेज करते हैं क्या? तो डिबेंचर्स दोनों टाइप के होते हैं, ठीक है। कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर हम चार्ज क्रिएट करते हैं, कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम कोई भी असेट मॉर्गेज नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी वापस स्टेटमेंट पे आते हैं। Definition of a debenture includes debenture stock, bond or any other instrument of a company evidencing a debt, whether constituting a charge on the asset of the company or not। मैंने क्या बताया? ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिबेंचर्स के ऊपर चार्ज हो और कुछ डिबेंचर्स के ऊपर चार्ज नहीं हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिबेंचर्स आर कॉमन सिक्योरिटीज इशूड अंडर बोरोड फंड कैपिटल। अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं तो डिबेंचर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। चलो ये स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। जब हमने चैप्टर शुरू किया था हमने सारे फाइनेंसर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड यानी टाइम पीरियड, एंड थर्ड वाज ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, ठीक है। ओनरशिप के अंदर में डिबेंचर्स आर बोरोड फंड, ठीक है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करते हैं तो डिबेंचर्स जनरली लॉन्ग पीरियड के लिए इशू किए जाते हैं। एंड थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन, तो डिबेंचर्स बोरोड फंड होते हैं, यानी कि वो एक्सटर्नल हो गए, ठीक है। जो ओनर की नहीं है वो इंटरनल कैसे होगी? बोरोड फंड आर जनरली एक्सटर्नल फंड्स, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या हो गए? बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म फंड एंड एक्सटर्नल फंड्स, ठीक है। नेक्स्ट, डिबेंचर्स आर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म डेट कैपिटल, ठीक है। ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अभी मैंने बताया डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म कैपिटल होते हैं, ठीक है। डिबेंचर होल्डर्स आर कॉल्ड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। अब क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है? जिनसे आपने उधार लिया है, ठीक है। अब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक पर्सन है, XYZ नाम है उस पर्सन का, हमने वो पर्सन से उधार लिया है, बोरो किया है, तो वो पर्सन हमारा क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। तो डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अ डिबेंचर कैन बी डिफाइंड। अब डिबेंचर की एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है? A document or a certificate issued by a company under its seal as an acknowledgement of its debt. Holder of debenture certificate is called as a debenture holder, ठीक है। डिबेंचर का मतलब क्या हुआ मैंने आपको बताया था, इसको आप सर्टिफिकेट भी बोल सकते हो, स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। ये स्टेटमेंट कंपनी के कॉमन सील में बना होता है, मैंने बताया था कि ये स्टेटमेंट के ऊपर कंपनी का कॉमन सील लगा होता है। और ये स्टेटमेंट का काम क्या होता है? ये स्टेटमेंट कंपनी के डेट के बारे में बताता है। तो दिस स्टेटमेंट एक्नॉलेजेस द डेट ऑफ द कंपनी। अब जितने भी लोगों के पास में डिबेंचर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? डिबेंचर होल्डर्स। जिन लोगों के पास में शेयर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। तो जिन भी लोगों के पास में डिबेंचर्स होंगे उनको हम बोलेंगे डिबेंचर होल्डर्स,
ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिबेंचर्स। फटाफट खत्म करेंगे ये वाला स्लाइड, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इज बोरोड फंड, हमने पढ़ लिया। डिबेंचर्स क्या होते हैं? बोरोड फंड, लॉन्ग टर्म फंड एंड एक्सटर्नली जनरेटेड फंड। ठीक है, अगर हम बोरोड फंड की बात करते हैं तो वहां पे फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो सेकंड पॉइंट वही है कि डिबेंचर्स के ऊपर हमें फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब ये इंटरेस्ट पहले से डिसाइडेड होता है, इट इज प्री डिसाइडेड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। ऊपर क्या है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहां पे क्या लिखा है? कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी अगर कंपनी लॉस भी कर रही होगी ना तो भी कंपनी को डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इमेजिन करो कि आप एक कार लेके आए थे, ठीक है, और आपने कार के ऊपर लोन लिया था। अब आपकी ईएमआई आएगी। अब आप बैंक वालों को फोन करके ये तो नहीं बोल सकते ना, यार इस महीने यार धंधे में बहुत प्रॉफिट नहीं हुआ तो इस महीने में लोन नहीं दे पाऊंगा, ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, बोरोड फंड में आपको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है। सिमिलरली अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो कंपनी ने प्रॉफिट किया हो कि लॉस किया हो, कंपनी को कंपलसरीली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सिक्योरिटी। अगर हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैंने आपको बताया डिबेंचर्स के ऊपर हो सकता है कि चार्ज ऑन असेट हो, एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल कि कुछ डिबेंचर्स ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई भी असेट मॉर्गेज नहीं की होती है। ठीक है, तो सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो डिबेंचर्स के ऊपर दोनों हो सकता है। इट कैन क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट, इट मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द असेट। ठीक है, बट जनरली अगर आप मेरे से पूछते हो कि सर जनरली कौन सा डिबेंचर इशू होता है, तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स, यानी ऐसे डिबेंचर जिनके ऊपर असेट को मॉर्गेज किया जाता है, जनरली ऐसे ही डिबेंचर इशू होते हैं जनरली। ठीक है, नेक्स्ट इज रिडीमेबल। अब रिडीम का मतलब क्या होता है? पे कर देना, पे बैक कर देना, वापस दे देना। ठीक है, तो डिबेंचर्स जो होते हैं ना, दे आर रिडीमेबल आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। यानी जब कंपनी इशू कर रही होती है ना डिबेंचर, तो वो पहले ही मेंशन कर देती है कि इसको हम 2 साल के बाद में या 5 साल के बाद में या 10 साल के बाद में रिडीम करेंगे। ठीक है, तो जब भी वो टाइम पीरियड आ जाता है, यानी मेच्योरिटी जब भी आ जाती है ना, तब हमें मतलब कंपनी को वो डिबेंचर्स को पे बैक कर देना है, डिबेंचर होल्डर्स को उनके पैसे वापस कर देना है। और जब तक हमने वो पैसे यूज किए तब तक हम क्या देते रहेंगे? इंटरेस्ट। सिंपल। लास्ट पॉइंट इज नो वोटिंग राइट। अरे बोरोड फंड है, ओनर्स फंड थोड़ी है। ओनर्स फंड को मिलता है ना वोटिंग राइट, तो बोरोड फंड को थोड़ी मिलता है। आपने गाड़ी का लोन लिया है तो बैंक वाले को आप गाड़ी चलाने के लिए थोड़ी दे दोगे, गाड़ी तो आपकी है। तो डिबेंचर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। सिंपल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मेरिट्स ऑफ डिबेंचर्स। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है, ये भी फटाफट खत्म करेंगे। फर्स्ट इज लो कॉस्ट। अब जब हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ रेजिंग एनी सोर्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, यहां पे हम बात कर रहे हैं डिबेंचर्स की। तो डिबेंचर्स को रेज करने का जो कॉस्ट होता है ना, वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। किसके कंपैरिजन में? इक्विटी शेयर्स के कंपैरिजन में और प्रेफरेंस शेयर्स के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब हम डिबेंचर्स को रेज करते हैं ना, तब कंपनी को ना ही कोई प्रोस्पेक्टस प्रिंट करना होता है, ना ही सेबी को फीस देनी होती है, ना ही ब्रोकर अपॉइंट करना होता है, ना ही अंडरराइटर अपॉइंट करना होता है, नो बैंकर, नो सीए, नो अकाउंटेंट, किसी को अपॉइंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपलसरी किसी को भी अपॉइंट नहीं करना है। ऑब्वियसली अब कंपनी के पास में लीगल एडवाइजर भी होंगे, अकाउंटेंट्स भी होंगे, बट इतनी फॉर्मेलिटी और इतनी फीस नहीं लगती है एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज नो डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। यहीं पे हमने पढ़ा ना, नो वोटिंग राइट। अब वोटिंग राइट ही नहीं है तो कंट्रोल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। इक्विटी शेयर्स में हम क्या करते थे? पैसे लेते थे, लेकिन बदले में हम वोटिंग राइट दे देते थे। ठीक है, यानी हमारा कंट्रोल हमने दे दिया। डिबेंचर्स में ऐसा नहीं होता है। डिबेंचर्स में आप पैसे तो ले लेते हो लेकिन वोटिंग राइट नहीं देते हो। ठीक है, क्यों? बिकॉज डिबेंचर्स आर बोरोड फंड। ठीक है, नेक्स्ट इज अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को तो मजा आ गया ना, उनका पैसा उनको एक फिक्स पीरियड के बाद में वापस मिल जाएगा। जब तक कंपनी पैसे यूज कर रही है तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है, और साथ ही साथ क्या है कि कंपलसरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। कंपनी ने अगर लॉस भी किया ना तो भी पैसा तो मिलेगा। ठीक है, तो एज एन इन्वेस्टर, अगर ऐसे इन्वेस्टर हो जो कंजर्वेटिव होता है ना, कि उसको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना, फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत अच्छा है।
ठीक है, तो डिबेंचर के पास में पावर होती है कि इट कैन अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड लास्ट पॉइंट इज इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी मैंने एक बार पढ़ाया था, वापस पढ़ा देता हूं। लेट्स से कि कंपनी ने इस साल प्रॉफिट अर्न किया है 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का, ठीक है। अब टैक्स किस पे दोगे आप? ये 1000 करोड़ पे ही दोगे ना, क्योंकि आपका ये प्रॉफिट है। और लेट्स से कि इस साल आपने डिबेंचर्स को इंटरेस्ट दिया है 200 करोड़ का। आपने इंटरेस्ट कितना दिया है? 200 करोड़ का। अब लिखा हुआ क्या है? इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, ठीक है। अब प्रॉफिट में से हम सारे एक्सपेंसेस को डिडक्ट करते हैं, उसके बाद में हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। तो ये 1000 में से कंपनी को 200 माइनस करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर्स को आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हो ना, वो कंपनी एज एन एक्सपेंस ट्रीट करती है। तो पहले कंपनी कितने पे टैक्स पे करने वाली थी? 1000 करोड़ पे। अब कंपनी कितने पे टैक्स पे करेगी? ओनली 800 करोड़ पे। तो ये बहुत बड़ा मेरिट है अगर आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो तो, क्योंकि कंपनी ने जितना भी इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर्स को दिया है ना, वो सारा का सारा एज एन एक्सपेंस काउंट करेगी। और जब भी कंपनी किसी भी चीज को एज एन एक्सपेंस काउंट करती है ना, तो उसको टैक्सेबल अमाउंट में से डिडक्ट कर देती है। समझ में आया? ये थे मेरिट्स। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। कुछ डीमेरिट्स भी तो होंगे, सारे सोर्सेस के कुछ ना कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ ना कुछ डीमेरिट्स होते हैं। ऐसा कोई सोर्स नहीं होता है जिसमें कोई भी डीमेरिट ही नहीं हो, नहीं तो सब लोग वही यूज करेंगे, ठीक है। तो डीमेरिट्स की बात करते हैं। फर्स्ट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, लॉस हो रहा है तो भी इंटरेस्ट पे करना है। क्यों? फिक्स्ड रेट है, कंपल्सरी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन यानी हर महीने इंटरेस्ट पे करने की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी के ऊपर आ जाती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाता है। सेकेंड इज रिडक्शन इन क्रेडिबिलिटी। हर कंपनी एक लिमिट तक ही उधार ले सकती है, हर कंपनी एक लिमिट तक ही डिबेंचर्स इशू कर सकती है। अब कंपनी जितनी बार डिबेंचर्स इशू करती है ना, कंपनी के पास में वो जो रेंज होती है ना टू इशू, वो कम हो जाती है। लेट्स से कि कंपनी के पास में रेंज है टू इशू 1000 करोड़ का डिबेंचर, कंपनी रेस कर सकती है। लेट्स से 1000 करोड़ के डिबेंचर्स कंपनी रेस कर सकती है, 1000 करोड़ के। अब अभी कंपनी ने 200 करोड़ के रेस कर लिए, तो अब कितने रेस कर सकती है कंपनी? ओनली 800 करोड़, ठीक है। अच्छा, क्रेडिबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या होता है? ट्रस्टवर्दीनेस। कोई भी कंपनी की क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दीनेस। तो जब भी कंपनी बहुत ज्यादा बोरो करती है ना, तो ऐसी कंपनी की क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है बोरोविंग कैपेसिटी, ठीक है, वो कम होने लग जाती है। कैसे? अभी मैंने एक्सप्लेन किया, 1000 वाज द बोरोविंग कैपेसिटी, उसमें से 200 ले लिया, तो अब बचा कितना? क्रेडिबिलिटी 800 करोड़ की हो गई। तो जितनी बार कंपनी डिबेंचर इशू करेगी ना, उतनी बार देयर विल बी अ रिडक्शन इन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चार्ज ऑन असेट। अब हमने पढ़ा था कि कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज होता है, कुछ डिबेंचर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। बट मैंने आपको बताया था जनरली ऐसे ही डिबेंचर्स इशू होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं। तो ये एक और डीमेरिट हो गया कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है, जनरली उनके ऊपर कोई ना कोई असेट मॉर्गेज करना पड़ता है। एंड द लास्ट पॉइंट इज मेकिंग प्रोविजंस। अब जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करती है ना, कंपनी को उनको रिडीम भी करना है। ऑफ कोर्स सी बात है, अब इशू किया है तो रिडीम तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो कंपनी को कंपल्सरीली प्रोविजन बना के रखने पड़ते हैं। प्रोविजन का मतलब क्या होता है? कुछ ना कुछ अमाउंट साइड करके रखना पड़ता है, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। आप इसके बारे में अकाउंट्स में और डीपली पढ़ोगे, बट अभी इतना समझ लो कि जब भी कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं, तो जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है ना, तो कंपनी को डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बना के रखना पड़ता है। दैट मीन्स कुछ पैसा साइड करके रखना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ रिडीमिंग द डिबेंचर्स। तो अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उतना अमाउंट तो ब्लॉक हो गया, आप यूज ही नहीं कर सकते ना उतना अमाउंट। लेट्स से कि कंपनी के पास में 100 करोड़ रुपीस पड़े थे, उसमें से कंपनी ने 20 करोड़ का रिजर्व बना दिया। अब कंपनी वो 20 करोड़ तो यूज ही नहीं कर सकती और कोई भी पर्पस के लिए, तो कंपनी का खुद का पैसा है, फिर भी कंपनी यूज नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा डीमेरिट हो गया। समझ में आया? अब चलते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं द टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर
4 टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स, अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो 8 टाइप्स हो जाते हैं, ठीक है। एक बार नाम पढ़ लेते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड एंड बेयरर, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल, एंड फर्स्ट एंड सेकेंड डिबेंचर्स। फटाफट खत्म करते हैं इसको। सबसे पहला होता है सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। नाम से समझ में आ रहा होगा, सिक्योर्ड डिबेंचर्स मतलब क्या हो गए, ऐसे डिबेंचर्स जिनके ऊपर चार्ज क्रिएट होता है। हमने क्या पढ़ा था, कुछ डिबेंचर्स के ऊपर असेट मॉर्गेज होती है, कुछ डिबेंचर्स के ऊपर असेट मॉर्गेज नहीं होती है। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनके ऊपर असेट मॉर्गेज होती है उसको हम क्या बोलेंगे, सिक्योर्ड, और ऐसे डिबेंचर्स जिनके ऊपर असेट मॉर्गेज नहीं होती है उनको हम क्या बोलेंगे, अनसिक्योर्ड, ठीक है। नेक्स्ट होता है रजिस्टर्ड एंड बेयरर, ठीक है। अब ये याद रखना कि जब भी आप डिबेंचर लेते हो ना, तो कंपनी आपका नेम, ठीक है, यानी किसके नाम पे डिबेंचर इशू किया है उसको अपने बुक्स में ले लेती है, यानी लिख लेती है, ठीक है। तो ऐसे डिबेंचर्स जिनका नाम कंपनी के बुक्स में मेंशन्ड होता है उनको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। तो बेयरर क्या हो गए, बेयरर ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका नाम कंपनी के बुक्स में नहीं लिखा होता है। आपके पास में डिबेंचर है, आपने अपने फ्रेंड को दे दिए तो वो उसके हो गए, उसको हम बोलते हैं बेयरर डिबेंचर। रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है, आपके डिबेंचर्स हैं लेकिन आपने अपने फ्रेंड को ऐसे ही दे दिया ना। डिबेंचर तो क्या होता है, एक सर्टिफिकेट होता है, कागज का टुकड़ा होता है। आपने वो कागज का टुकड़ा, आपने वो सर्टिफिकेट अगर अपने फ्रेंड को दे भी दिया ना तो वो फ्रेंड का नहीं होगा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि अब मैं ट्रांसफर कैसे करूंगा। तो फॉर्मेलिटीज के साथ में यू कैन ट्रांसफर दैट डिबेंचर, बट अभी के लिए खाली मतलब समझ लो। रजिस्टर्ड मतलब क्या होता है, जब आपका नाम कंपनी के बुक्स में मेंशन्ड होता है ना, रजिस्टर्ड होता है, तो उसको हम बोल देंगे रजिस्टर्ड। और जब आप ऐसे ही ट्रांसफर कर देते हो ना, आपका नाम कंपनी के बुक्स में मेंशन्ड नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं बेयरर। नेक्स्ट आते हैं कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल ये बहुत अच्छे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एक फिक्स्ड डेट होती है, उसके बाद में डिबेंचर्स को रिडीम करना पड़ता है। अब रिडीम करने का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, पे करना पड़ता है, मैंने आपको बताया था मीनिंग। अब लेट्स से कि आप एक डिबेंचर होल्डर हो, ठीक है, और आपकी मैच्योरिटी डेट आ गई। अब कंपनी आपको बुलाती है, कंपनी बोलती है आपके पास में 2 ऑप्शन है, या तो आप कैश ले लो अपना, ठीक है, नहीं तो आप इक्विटी शेयर्स ले लो। अब आप सोचोगे अगर कंपनी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो आप शायद इक्विटी शेयर्स ले लोगे, और अगर आपको लगता है कि कंपनी नहीं डूब जाएगी, फालतू कंपनी है, तो आप क्या करोगे, आप कैश ले लोगे। बट यहां पे आपने देखा इनके पास में ऑप्शन होता है, ठीक है। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके पास में ऑप्शन होता है टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू इक्विटी शेयर्स आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। ऐसा नहीं कि आज ही डिबेंचर लिया और आज ही आपने कन्वर्ट कर दिया, नहीं। आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम इन डिबेंचर होल्डर्स के पास में एक राइट होता है दैट दे कैन कन्वर्ट देमसेल्फ इनटू इक्विटी शेयर्स। तो नॉन कन्वर्टिबल कौन से होगा, इनके पास में वो राइट नहीं होता है, वेरी सिंपल। एंड लास्ट होता है फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर। अब फर्स्ट एंड सेकंड डिबेंचर नाम से समझ में आ रहा है, पहला डिबेंचर दूसरा डिबेंचर, ऐसे मत समझना। फर्स्ट डिबेंचर का मतलब होता है द डिबेंचर्स व्हिच आर रिडीम्ड फर्स्ट। ऐसे डिबेंचर्स जिनको हम सबसे पहला पैसा दे देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिबेंचर्स। वापस बता देता हूं, जब रिडम्पशन का टाइम आता है तब कंपनी सबसे पहले जिनको पैसा देती है ना उसको हम बोलते हैं फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स, और उसके बाद में जितने भी लोगों को कंपनी पैसा देगी उसको हम बोलेंगे सेकंड डिबेंचर होल्डर्स। समझ में आया? जैसे हमने शेयर्स में पढ़ा था कि पहले प्रेफरेंस शेयर्स को पैसा मिलता है फिर इक्विटी शेयर्स को मिलता है। सिमिलरली कुछ डिबेंचर होल्डर्स ऐसे होते हैं जिनको सबसे पहले पैसा मिलता है तो उनको हम बोलेंगे फर्स्ट डिबेंचर होल्डर्स। बाकी के जितने भी डिबेंचर होल्डर्स बचे उनको हम बोलेंगे सेकंड डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर हुआ ये टॉपिक? दिस वाज ऑल अबाउट डिबेंचर्स। हमने डिबेंचर्स का मतलब देखा, हमने डिबेंचर्स के फीचर्स देखे, मेरिट्स देखे, डीमेरिट्स देखे, एंड फाइनली हमने डिबेंचर के टाइप्स भी देखे। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक।